तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट, जो कि है आपका सोशोलॉजी। बहुत दिनों से हम लोग को इसमें फटाफट जो है सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा था सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी की वीडियोस नहीं आ रही थी, तो फटाफट सोशोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होगा। आज से हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं सोशोलॉजी के बारे में, जो कि हम लोग का बी एल एल बी थर्ड ईयर एमजेपीआरयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आज का हम लोग का टॉपिक है सोशोलॉजी में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनसे हम क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो आज ये हम लोग का टॉपिक है। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, ज्यादा कोई कठिन टॉपिक नहीं होगा। फटाफट हम लोग सोशोलॉजी को कवर करेंगे और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और इसी के बाद आएगा हिंदू लॉ के वीडियोस। ठीक है, तो शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी भारतीय संविधान का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भाग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो राज्य को ऐसे दिशा निर्देश प्रदान करता है जिनका पालन करते हुए राज्य समाज के समग्र विकास, कल्याण और समानता की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और वे राज्य को ऐसे दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिनका पालन करते हुए राज्य समाज के समग्र विकास, कल्याण और समानता की प्राप्ति क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। यह तत्व संविधान के भाग अनुच्छेद मतलब संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है, उल्लिखित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या है, उल्लिखित है, लिखे हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। इसका परिचय इंट्रोडक्शन डाल के हम लोग क्या लिखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति आयरलैंड से के संविधान से हुई है। जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आयरलैंड के संविधान से हुई है। और इन्हें भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किया गया और इन्हें कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य इन सिद्धांतों को लागू करते हुए ऐसा समाज निर्मित करे जहाँ व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो। मतलब क्या है, संविधान निर्माता ने क्या करा, यह सुनिश्चित किया कि राज्य इन सिद्धांतों को लागू करते हुए क्या करे, ऐसे समाज निर्मित करे, ऐसे समाज को क्या करे, बनाए जहां व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो और उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों की जो उत्पत्ति है आयरलैंड के संविधान से हुई है और इन्हें भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किया गया है। संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया था कि राज्य इन सिद्धांतों को क्या करे, लागू करते हुए ऐसे समाज निर्मित करे जहां व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो और उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या हो सके, प्राप्त हो सके। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय जो है उनके द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए क्या है, राजनीतिक दिशा निर्देश सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्व है वो क्या होते हैं, न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, राज्य के लिए क्या होते हैं, राजनीतिक दिशा निर्देशक सिद्धांत के रूप में क्या कहते हैं, कार्य करते हैं। ये तत्व भारत के क्या होते हैं, सामाजिकवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबंधित करते हैं। ये तत्व क्या करते हैं, भारत को सामाजिकवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि उसका प्रतिबिंब के रूप में मतलब दिखाई देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या क्या है, जो नीति निर्देशक तत्व है उनके उद्देश्य क्या क्या है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, सबसे पहला तो इसका क्या, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बनाए रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का। तो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करना, भेदभाव को समाप्त कर सभी नागरिकों को समान अवसर देना और धन और संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या करना कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनका उत्थान, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या होना, उपयुक्त व्यवस्थाएं करना, भेदभाव को समाप्त करके सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी देना और धन और संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना। इसका क्या है, मुख्य उद्देश्यों में से एक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें क्या है, राज्य का उद्देश्य केवल कानून की और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं होता है। राज्य का जो उद्देश्य होता है वो केवल कानून व्यवस्था को ही बनाए रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि
बल्कि किसके लिए होता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। राज्य के उद्देश्य केवल क्या होता है, कानून और व्यवस्था ही बनाए रखना ही नहीं होता, बल्कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी होता है। ठीक है। सामाजिक आर्थिक असमानता दूर करना, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार और बेरोजगारी को कम करने के उपाय करना। न्याय और स्वतंत्रता में क्या कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, जीवन की गरिमा को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और राष्ट्रीय एकता और समानता में क्या करना कि देश की एकता और अखंडता को क्या करना, सुदृढ़ करना। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को क्या करना, सुदृढ़ करना। उसमें उसके बाद क्या करा, नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार क्या क्या होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार, तो नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है उनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया समाजवादी सिद्धांत। पहला क्या हो गया, समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये सिद्धांत क्या है, समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 38 हो गया, अनुच्छेद 39 हो गया, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 43 यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 38 कह रहा है कि राज्य को ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। ठीक है, अनुच्छेद 38 ये कह रहा है समाजवादी सिद्धांत में कि राज्य को ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या हो, प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान आजीविका के अवसर प्रदान करना और धन का वितरण समान रूप से सुनिश्चित करना। मतलब अनुच्छेद 39 के अनुसार क्या कह रहा है कि नागरिकों के लिए क्या होना करना, समान आजीविका के अवसर प्रदान करना और धन का वितरण समान रूप से सुनिश्चित करना। ही अनुच्छेद 39 में सामाजिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 41 में कह रहा कि बेरोजगारों, वृद्धों और विकलांगों के लिए क्या करना, सहायता प्रदान करना। और अनुच्छेद 43 कह रहा है कि मजदूरों के लिए उचित वेतन और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना, कि जो मजदूर हैं उनके लिए उचित वेतन और जो बेहतर जीवन सुनिश्चित करना ही समाजवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार को देखें तो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला होगा समाजवादी सिद्धांत। इसमें क्या करा कि ये सिद्धांत समाज के जो आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। किस पे, आर्थिक और सामाजिक समानता उसको बढ़ावा देने पर केंद्रित है समाजवादी सिद्धांत। इसमें इसके हिसाब से अनुच्छेद 38, 39, 41 और 43 में ये सब इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, उसके बाद है कि गांधीवादी का सिद्धांत। गांधीवादी का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है। गांधीवादी का सिद्धांत क्या करा कि महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित इन सिद्धांतों का उद्देश्य ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी के जो विचार थे उन पर आधारित एक ये इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण विकास को और आत्मनिर्भरता को क्या करना, बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 में कहा कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना। अनुच्छेद 43 कह रहा कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, उसी के बाद अनुच्छेद 46 कह रहा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों की रक्षा करना। अनुच्छेद 47 कह रहा है कि शराब और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना तथा स्वास्थ्य स्तर पर क्या होना, सुधार करना। स्वास्थ्य स्तर पर क्या करना, सुधार करना। ठीक है, बात उदारवादी सिद्धांत क्या कह रहा है, उदारवादी सिद्धांत कह रहा है कि ये सिद्धांत समाज में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अनुच्छेद 44 में क्या कह रहा है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। अनुच्छेद 45 की 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 की कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करना। उसके अनुच्छेद 48 ए कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय धरोहर और स्मारकों की क्या करना, सुरक्षा करना क्या है, उदारवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। आगे कह रहा कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या होना और मौलिक अधिकारों का संबंध, इन दोनों के बीच में मौलिक अधिकारों का क्या संबंध है उसको पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक के क्या मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान में जो अनुच्छेद 12 है और अनुच्छेद 12 से जो 35 तक के क्या दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए, जो क्या होते हैं, नागरिकों को न्यायालय में लागू कराने योग्य अधिकार प्राप्त करते हैं। जो क्या करते हैं, नागरिकों को क्या करते हैं, न्यायालय में लागू कराने योग्य अधिकार को प्रदान करते हैं, मौलिक अधिकार है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनका न्यायालयों में प्रवर्तन नहीं हो सकता। इनको न्यायालय में मतलब कि इनको न्यायालय में लागू में प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्या करते हैं, शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। लेकिन शासन करने के लिए सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का सिद्धांत के रूप में क्या होते हैं, उल्लिखित है या आगे कार्यरत है। समन्वय इनका कैसे होता है,
समन्वय देखें तो न्यायालयों ने कई बार कहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है, पूरक है। न्यायालय ने कई बार कहा है कि ये दोनों क्या एक दूसरे के क्या है, पूरक है। और केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। दोनों को कह दिया था कि दोनों ही क्या है, केशवानंद भारती केस में कि जो नीति निर्देशक तत्व होगा, मौलिक अधिकार होगा, दोनों ही क्या है, संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। और मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और मिनर्वा मिल्स में केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, राज्य को नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। कि कल्याणकारी राज्य की नींव, मतलब सबसे पहले तो नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्व है कि जो कल्याणकारी राज्य की नींव रखनी है, यह राज्य को कल्याणकारी गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक राज्य को क्या करता है, जो कल्याणकारी गतिविधियां उनको करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। सामाजिक समानता क्या होती है कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करता है। और समाज के जो कमजोर वर्ग होगा उनके उत्थान के लिए क्या करता है, यह महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को क्या करता है, प्रदान करता है। न्याय और मानवाधिकार के लिए बोले तो यह जनता को न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान करता है। यह क्या करता है, जनता को न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान करता है। और उसी के बाद कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में योगदान में बोले तो अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51 क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसी का निष्कर्ष क्या कह रहा है, इसमें निष्कर्ष कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा माने जाते हैं। कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान की आत्मा माने जाते हैं। ये सिद्धांत संविधान के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। और ये सिद्धांत क्या करता है, संविधान के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को उनको क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। हालांकि इनका न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष प्रवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन ये राज्य को ऐसे मार्ग दिखाते हैं जिससे एक आदर्श, समानता पूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की क्या हो सके, स्थापना हो सके। ठीक है, और आखिरी में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत एक कल्याणकारी राज्य बनने की दिशा में क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और कह रहा है कि जो एक नीति निर्देशक तत्वों के अगर प्रभावी कार्यान्वयन से क्या हो सकता है, भारत एक कल्याणकारी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, सोशियोलॉजी का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र के क्या, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सोशियोलॉजी का। मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे फटाफट सोशियोलॉजी के टॉपिक्स आते रहेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।